अगर आप महाराष्ट्र से हैं तो आपको इस इमेज के बारे में, इस पिक्चर के बारे में मालूम ही होगा ये कहाँ का है सीन, कहाँ की चीज है। और अगर नहीं मालूम है तो आपको ये मालूम होना चाहिए। ठीक है, ये हमारी वंडरफुल बढ़िया सी केव्स हैं। खैर केव्स की बात नहीं करेंगे, यहाँ पर हम बात करने वाले हैं किसके बारे में, हम बात करने वाले हैं आपके महाराष्ट्र सेट 2024, आपका जो मानस शास्त्र है, आपकी जो साइकोलॉजी है पेपर, उसका हम यहाँ पर करने वाले हैं आपके लिए एनालिसिस। उसी के साथ साथ हम देखने वाले हैं यहाँ पर उसकी आंसर की भी, ये आपकी जो है मोस्ट प्रोबेबल आंसर की, जिसको बोलते हैं प्रोविजनल आंसर की, उसको आप कंसिडर कर सकते हैं। उसी के साथ साथ यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं कट ऑफ के बारे में भी, जो कि आप लोग के लिए काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो सबसे पहले कहानी की शुरुआत कहाँ से होती है? कहानी की शुरुआत होती है लास्ट ईयर, जब एमएच सेट 2023 में हमारे एक स्टूडेंट ने क्वालिफाई किया था। तब एमएच सेट का पेपर जो था वो क्वालिफाई किया था। एंड देन आज एक साल बाद यहाँ पर एमएच सेट 2024 की हम बात करने वाले हैं। और उसी के साथ साथ थैंक्स फॉर एवरीवन जिन्होंने भी कमेंट किया कि उनको ये जो है एमएच सेट साइकोलॉजी के पेपर का एनालिसिस चाहिए। एंड थैंक्स जिन्होंने भी हमको यहाँ पर ये पेपर भेजा है, ठीक है, मेल के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, उनको वेरी वेरी थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। ऑलराइट, तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं हम एमएच सेट साइकोलॉजी का पेपर। तो इसी के साथ साथ आप अपने जो आंसर्स हैं उसको भी मैच कर सकते हैं कि आपने इनको मार्क किया है या नहीं किया है, और नीचे यहाँ पर आप कमेंट कर सकते हैं। ओके, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से है आपका पेपर, साइकोलॉजी पेपर 2 मानस शास्त्र प्रश्न पत्रिका नंबर 2, मैक्सिमम मार्क्स 20। अप्रैल में आपकी परीक्षा, टाइम अलाउड 2 आवर्स, ये सब आपको ऑलरेडी मालूम है। तो चलिए स्टार्ट करने वाले हैं। जब आपको मालूम है, हम स्टार्ट करेंगे आपके क्वेश्चन नंबर 100 से, जैसे हमने प्रीवियसली भी किया हुआ है। थोड़ा सा अनऑर्थोडॉक्स तरीके से इसको हम सॉल्व करते हैं हमेशा, इसी प्रकार से पेपर को हम सॉल्व करें उससे पहले हम देखते हैं यहाँ पर आपका कट ऑफ जो था वो लास्ट टाइम क्या था। ये कट ऑफ के बारे में बात करते हैं। तो कट ऑफ देखेंगे आप यहाँ पर, ये देखिए आप कट ऑफ परसेंटेज मार्च 2023, ठीक है, पिछले साल जो एक साल पहले 1 ईयर बैक जो एग्जाम हुआ था उसका 26 मार्च का, उसका देखिए आप यहाँ पर आपका ये रहा साइकोलॉजी। ठीक है, इसको हाईलाइट कर देते हैं यहाँ पे, ये आपका साइकोलॉजी है। तो साइकोलॉजी की लाइन देखिए, 60% था किसके लिए, आपकी जनरल कैटेगरी के लिए, 46 था आपकी एससी कैटेगरी के लिए, 42.67 एसटी, 52.67, 40.67, 48, 42, 50.67, 56.67। और यहाँ पर आप देखेंगे ओपन ईडब्ल्यूएस के लिए 50 था। ठीक है, ओपन ईडब्ल्यूएस के लिए 50% था, यानी कि आउट ऑफ 300 अगर आपके 150 आ रहे हैं तो आप जो थे यहाँ पर आपको जो है सेट क्वालिफाइड मान लिया जाएगा। ठीक है, अगर आप ओपन ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से तो है तो, और अगर आप 60% होते हैं, यानी कि आपका अप्रोक्सीमेटली ये कितना है, 150 है, तो ये हो गया आपका 180 अगर आपका आ रहा है तो आपको यहाँ पर सेट क्वालिफाई कर लेते हैं आप यहाँ पर पिछली बार के अंदर। लेकिन अब सवाल यहाँ पर उठता है कि क्या आप इस बार इतने मार्क्स से पास कर पाएंगे या नहीं, क्या कट ऑफ हाई अगेन इंक्रीज होगा या कट ऑफ यहाँ पर आपका डाउन जाएगा। ठीक है, क्या आपका 170 आ रहा है स्कोर, क्या आपका 180 आ रहा है स्कोर, उस सब चीजों की बात करेंगे हम यहाँ पर वीडियो के एंड में कि कट ऑफ आपका इंक्रीज होने वाला है या डिक्रीज होने वाला है। तो मेक श्योर करें आप यहाँ पर कि वीडियो को आप ये एंड तक जरूर देखते हैं। लेकिन फिलहाल हम यहाँ पर देखते हैं आपका सवाल नंबर 100। ठीक है, पहले भी आपको बताया था सेट एग्जाम में आप देखिए हर बार आपका लास्ट टाइम भी एमएच सेट में, ठीक है, आपसे किसके बारे में पूछते हैं कि दिस बुक इज रिटन बाय होम, ये जो किताब है, ये जो पुस्तक है, ये किसने लिखी है, ऐसा पूछते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो बुक कौन सी है, ग्लिम्पसेस ऑफ अभिधम्म, अ फेमस बुक इज रिटन बाय होम। ठीक है, तो अगर हम देखें यहाँ पे सवाल कहाँ से आ रहा है, सवाल आ रहा है आपकी यूनिट नंबर 1 से। ठीक है, जो है आपकी इमरजेंस वाला जो यूनिट है आपका, ठीक है, साइकोलॉजी आपका, वहां से आ रहा है आपका ये। तो ग्लिम्पसेस ऑफ अभिधम्म, अ फेमस बुक इज रिटन बाय होम, ऑप्शन है आपके पास एरिक फ्रॉम, दलाई लामा, डेनियल गोलमैन एंड चोग्याम त्रुंगपा। ठीक है, अब मजेदार बात देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, चोंग्याम त्रुंगप्पा, है ना, त्रुंगपा को यहाँ पे त्रुंगप्पा कर दिया है। खैर गप्पा छोड़िए यहाँ पर, यहाँ हम बात करने वाले हैं किसके बारे में, हम बात करेंगे ग्लिम्पसेस ऑफ अभिधम्म। ठीक है, तो अगर देखिए आप एग्जाम हॉल में बैठे हैं तो इसको किस प्रकार से आपने सॉल्व करना चाहिए या किया होता। तो देखिए एरिक फ्रॉम, अच्छा ये देखिए अभिधम्म जो आपको मालूम है ये किससे रिलेट करता है, ये रिलेट करता है आपके बुद्धिज्म से। ठीक है, यानी कि बुद्धिज्म से, बौद्ध धर्म से जो है आपका, जो आपने पहले केव्स देखी अभी इस वीडियो के स्टार्टिंग में, उससे ये रिलेट करता है आपका अभिधम्म। ठीक है, त्रिपिटका वगैरह, ठीक है, वो सब चीजें जो है किससे रिलेट करती है, आपके बौद्ध धर्म से करती है। ठीक है, इतना अगर आपको मालूम है तो आप इस ऑप्शंस में यहाँ पर 50-50 तक आप यहाँ पर पहुंच सकते हैं कि आप जो है सही कर सकते हैं अपना आंसर। ठीक है, ऑप्शंस देखिए, एरिक फ्रॉम जो है यहाँ पर, एरिक फ्रॉम आपको समझ में आ गया, बुद्धिज्म से कहीं भी रिलेटेड नहीं है, अब चाहे आपने पढ़ा हो या नहीं भी पढ़ा हो इसके बारे में।
ये तो मालूम है कंफर्म कि एरिक फ्रॉम का संबंध इससे नहीं है, बुद्धिज्म से नहीं होने वाला। उसी के साथ देखिए डेनियल गोलमैन के बारे में जब आप पढ़ते हैं तो आप पढ़ते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस, तो इसका संबंध भी यहाँ पे इससे रिलेशन भी यहाँ पर नहीं होने वाला। तो ये जो वीडियो है आपके लिए नेक्स्ट टाइम अगर आप सेट इस बार आपका नहीं होता है तो अगर आप 2025 में सेट देंगे तो भी आपके लिए यूजफुल रहेंगे ये वीडियोस, ठीक है। तो अब आपके पास ऑप्शंस कौन से बचते हैं? बचते हैं आपके पास ऑप्शन नंबर बी दलाई लामा या फिर ऑप्शन नंबर डी चोग्याम त्रुंगपा, ठीक है। या तो ये वाला ऑप्शन सही होने वाला है या तो ये वाला ऑप्शन सही होने वाला है यहाँ पर मोस्ट ऑफ द केसेस में। तो आप क्या करेंगे, आप 25% जो आपके सवाल सही होने की प्रोबेबिलिटी थी अब कहां पे आ चुकी है, वो 50-50 पे आ चुकी है आपकी। इसको मार्क करेंगे तो सही हो सकता है, इसको मार्क करेंगे तो सही हो सकता है, लेकिन यहाँ पर करेक्ट आंसर कौन सा है? दलाई लामा। देखिए कई लोग जो है इसको मार्क कर सकते हैं, दलाई लामा को मार्क करेंगे कि ठीक है हो सकता है इनका नाम आपने सुना है, ठीक है। अगर आप इंडिया में रहते हैं तो आपने इनका नाम सुना है ऑलमोस्ट, दलाई लामा का, ठीक है, कहीं ना कहीं। लेकिन आपने चोग्याम त्रुंगपा का बहुत ही रेयर केस सिनेरियो है यहाँ पर, किसी ने ये नाम सुना होगा, ठीक है, किसी ने ये नाम सुना होगा, ये बहुत ही रेयर केस सिनेरियो है चोग्याम त्रुंगपा का। तो यहाँ पर क्या होगा सही आंसर? यहाँ पर सही आंसर दलाई लामा होगा। ऐसे ही आप लोग मार्क करेंगे कहां पर? एग्जाम हॉल में, जो कि एक आपका गलत हो जाएगा, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। दलाई लामा भी आंसर नहीं है, इसका आंसर है चोग्याम त्रुंगपा, यहाँ पे इसका सही आंसर है, ठीक है। हमने ये नाम पहली बार सुना है यहाँ पर। तो चोग्याम त्रुंगपा जो है यहाँ पे सही आंसर होता है, इसका आपने यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है। तो ग्लिम्पसेस ऑफ अभिधम्मा किसने लिखी है? आपकी चोग्याम त्रुंगपा ने इसको लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अधिकतर लोग किसको मार्क करेंगे? दलाई लामा को मार्क करेंगे। इसको बहुत रेयर केस में ऐसे लोग मार्क करेंगे जो क्या सोच रहे हैं कि इनके बारे में हमने थोड़ा पढ़ा है, सुना है, इनकी कभी इस प्रकार से हमने कुछ पुस्तक का या इस बुक का नाम नहीं सुना, देन दे कैन गो विद चोग्याम त्रुंगपा, ठीक है। सही आंसर क्या है होना चाहिए आपका यहाँ पर? ऑप्शन नंबर डी अकॉर्डिंग टू प्रोविजनल आंसर की, ठीक है। तो इसको आप देखें यहाँ पर, जब फाइनल आंसर किया जाएगी तो उससे आप यहाँ पर इसको देख सकते हैं, चोग्याम त्रुंगपा जो है इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए, ठीक है। और ये कहां से सीख रहे हैं आप? ये सीख रहे हैं आप फ्लिपकार्ट से, ठीक है। ग्लिम्पसेस ऑफ अभिधर्म होना चाहिए। अभिधर्म को ही हम बुद्धिज्म में जब बात करते हैं तो इसको हम धम्मा बोलते हैं, धम्म बोलते हैं, ठीक है, हिंदी में लिखा जाए तो धम्म बोलते हैं। धम्म ऑथर देख रहे हैं आप, ये कौन है? त्रुंगपा चोग्याम, यहाँ पर आपके चोग्याम त्रुंगपा इसके जो है यहाँ पर ऑथर है, ठीक है। ना ही एरिक फ्रॉम है, ना ही फ्रॉइड है, मतलब जो भी ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। तो इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है, मोस्ट प्रोबेबली आंसर यही होना चाहिए आपका, ऑप्शन नंबर डी चोग्याम त्रुंगपा। अब हम चलते हैं सवाल नंबर 99 के ऊपर, ठीक है। तो आपने देखा सवाल नंबर 100 वो कैसा आइटम था? वो था आपका डिस्क्रिमिनेट प्रॉपर्ली नहीं कर पा रहा है विद इन हायर एंड सुपीरियर, या 27% ऊपर वाले या नीचे वाले, हाई लो में अच्छे से नहीं कर पाएगा, बिकॉज वो एक टफ सवाल उसको कंसिडर करेंगे, ठीक है। उसको बारे में आप ऐसी कितनी किताबें, आप हर किसी किताब पढ़ के जाने वाले नहीं है। सो इट डिपेंड्स आपका उस दिन दिमाग, आपका साइकी, आपका साइको उस दिन कैसा चल रहा है, ठीक है, उस पर डिपेंड करता है। एंड आपने बी या डी में से जो भी मार्क किया है वो आपको यहाँ पर नंबर दिलाएगा, ठीक है। बट इस क्वेश्चन को देखिए, ये प्रॉपर डिस्क्रिमिनेट करेगा अच्छे लोगों में एंड जो नहीं पढ़ रहे हैं उनके अंदर। अकॉर्डिंग टू पियागेट्स थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, द अर्लीस्ट डेवलपमेंट स्टेज फ्रॉम दोज लिस्टेड बिलो इज सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट एंड नीचे दिया है यहाँ पर आपका फॉर्मल ऑपरेशनल, ठीक है। पूछ रहे हैं यहाँ पे, इसके अंदर बड़ा ही इजी सवाल है, आसान सवाल है, बहुत ही बेसिक फंडामेंटल यहाँ पर है, ठीक है। इसका निमोनिक भी देखिए उसी ऑर्डर में दिया हुआ जिस ऑर्डर में पढ़ाते हैं आपको, SPCF, ठीक है। सबसे पहले आपको देखने मिलती है यहाँ पर संवेदी प्रेरक यानी कि सेंसरी मोटर, देन आपको देखने मिलती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल, देन मूर्त संक्रियात्मक कॉन्क्रीट देखने मिलती है, देन आपको देखने मिलती है यहाँ पर F वाली यानी कि फॉर्मल ऑपरेशनल। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होना चाहिए? सही आंसर है आपका सिंपली यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सेंसरी मोटर, ठीक है। ये आपका जो है सही आंसर होना चाहिए यहाँ पर। इसी में आपको ऑब्जेक्ट परमानेंस वगैरह चीजें यहाँ पर देखने को मिलती है, ठीक है। तो अगर आपने इसको गलत किया है तो आपके लिए डिफिकल्टी हो जाएगी। देन देखिए नेक्स्ट 98 नंबर का सवाल, अकॉर्डिंग टू केलीज थ्योरी ऑफ कॉजल एट्रीब्यूशन वी आर मोस्ट लाइकली टू एट्रीब्यूट अनदर्स बिहेवियर टू एक्सटर्नल फैक्टर्स। ये आपको मालूम है दो प्रकार के होते हैं, डिस्पोजिशन एंड आपका सिचुएशन फैक्टर हो सकते हैं यहाँ पर ABCD। यहाँ पर क्या होना चाहिए? यहाँ पर देखिए थोड़ा सा जो सवाल है थोड़ा सा ट्रिकी है यहाँ पर, क्योंकि ये जो केलीज थ्योरी है ये हार्डली किसी एग्जाम में पूछी जाती है, बट ये अगेन हमारा MH सेट है, तो यहाँ पर जय महाराष्ट्र यहाँ पर, ठीक है। इस एग्जाम में आपको ये पूछा हुआ है केली के बारे में यहाँ पर, तो ये अच्छा सवाल है, अच्छा आइटम है, ठीक है। तो यहाँ पर देखने मिलते हैं हमको कई सारे स्टिमुलस भी हमको देखने मिलता है, सर्कमस्टेंसेस भी हमको देखने मिलते हैं और पर्सन भी देखने मिलता है हमको यहाँ पर। तो उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर जो ऑप्शंस हैं इसके अकॉर्डिंगली मोस्ट सुटेबल जो जा रहा है यहाँ पे वो जा रहा है आपका ऑप्शन नंबर बी, कंसेंसस, डिस्टिंक्टिवनेस एंड कंसिस्टेंसी इज हाई। ये जब होगी तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक्सटर्नल फैक्टर्स को एट्रीब्यूट कर सकते हैं, ठीक है। अब आपको ये मालूम होना चाहिए एट्रीब्यूशन होता क्या है। जब आप अपने लिए करते हैं तो इंटरनल होता है, सॉरी एक्सटर्नल होता है, बाहर के लिए करते हैं तो इंटरनल बोलते हैं आप यहाँ पर। अगर कोई ऑफिस में लेट आ रहा है तो क्या बोलते हैं, वो उसकी आदत ही है हमेशा लेट आने की, बट आप खुद लेट होते हैं तो क्या बोलते हैं, हम ट्रैफिक में फंसे थे।
यहीं पर इस एट्रीब्यूशन की बात हो रही है। तो यहाँ पर जो मोस्ट सुटेबल आंसर लग रहा है वो लग रहा है यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी, लेकिन ये भी नहीं होना चाहिए था। अगर वहां पे उन्होंने दिया है सर्कमस्टेंसेस के बारे में पूछ रहे हैं, किसके बारे में पूछ रहे हैं, इट इज नॉट प्रॉपर्ली मेंशन्ड ओवर हियर, ठीक है। तो अगर देते हैं वो मार्क करते हैं तो ऑप्शन नंबर बी की प्रोबेबिलिटी यहाँ पर बढ़ जाती है कि वो इसको देंगे अपनी आंसर की के अंदर आंसर, क्योंकि एक्सटर्नल के साथ बाकी इनमें से कोई भी यहाँ पर मैच नहीं कर रहा है। मैच तो ये भी नहीं कर रहा है, बट स्टिल ठीक है, ऑप्शंस में कोई नहीं है हमारे पास, तो हमको ऑप्शन नंबर बी के साथ जाना पड़ेगा। ऑलराइट, ओके। अब हम चलते हैं नेक्स्ट सवाल के ऊपर, सवाल नंबर 97। और सवाल नंबर 97 बोलता है, 97 सॉल्व करें उससे पहले आप देखें यहाँ पर, नहीं 97 ही कर लेते हैं। अ ब्लैंक कार्ड इज यूज्ड इन, ठीक है, अ ब्लैंक कार्ड इज यूज्ड इन, हम कहां पर ब्लैंक कार्ड का इस्तेमाल करते हैं, ये सवाल देखिए, ये इसको कंसिडर करेंगे हम इजी, ठीक है। तो अभी तक आपने चौथा सवाल देख रहे हैं यहाँ पर आप 97, 98, 99 एंड 100, ठीक है। सो 100 वाला इसको हम मार्क करेंगे रेड, टफ वन, हर किसी से नहीं बनेगा। 98 वाला अगेन हर किसी से नहीं बनेगा, बट यस 99 वाले अधिक लोग सॉल्व करेंगे, 97 वाले भी अधिक लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो 2 सवाल इजी, 2 सवाल टफ, ठीक है। इसको आप थोड़ा सा नोट डाउन करके चलें, आपके लिए इजी होगा ब्रेक डाउन करने के लिए बाद में। तो इजी है यहाँ पर, अब ब्लैंक कार्ड इज यूज्ड इन, अब आपको मालूम होना चाहिए यहाँ पर इसके बारे में, इसके बारे में, इसके बारे में, इसके बारे में। इंस्टेड अगर आपको इसके बारे में भी नहीं मालूम है, ये दो तो है आपको मालूम ही होगा, रॉरशाच इंगब्लड टेस्ट एंड यहाँ पर थीमेटिक एपरसेप्शन टेस्ट की बात कर रहे हैं यहाँ पर आपके, ठीक है। तो ये जो नीट थ्योरी वगैरह से आता है वो यहाँ से आपको लिया हुआ है, ठीक है। ये देखेंगे आप यूनिट नंबर 3 से आ रहा है आपका, तो कैट इसी का वर्जन हो जाता है, लेकिन यहाँ पर देखेंगे आप ये जो सवाल है ऊपर अगेन आपको देखने मिलेगा, यानी कि पर्सनैलिटी मेजर हम जब करते हैं उसके लिए किस प्रकार से कौन कौन से टेस्ट हैं, क्या क्या चीजें हैं, उसके लिए हमारे पास यहाँ पर दिया हुआ है प्रोजेक्टिव टेक्निक्स के अंदर, ठीक है। ये सवाल आपको अगेन ऊपर मिलने वाला है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। तो ये जो है आपका, इसको हम बोलते हैं चाइल्ड एपरसेप्शन टेस्ट, और इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं थीमेटिक एपरसेप्शन टेस्ट। तो रॉरशाच के अंदर तो हम इस्तेमाल करते नहीं है इसका, इसके अंदर भी नहीं करते हैं, किसके अंदर करते हैं हम, ब्लैंक कार्ड का, ब्लैंक कार्ड का इस्तेमाल करते हैं हम थीमेटिक एपरसेप्शन टेस्ट के अंदर, ठीक है। हेनरी मरे वाली जो थ्योरी है आपकी वो यहाँ पे अप्लाई होती है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होना चाहिए आपका, ऑप्शन नंबर सी, TAT, टैट थ्योरी, नॉट थ्योरी, थीमेटिक एपरसेप्शन टेस्ट यहाँ पर आपका होना चाहिए, ठीक है। ओके, तो ये आपसे बनेगा। अब ये सवाल देखिए, ये सवाल बनेगा जिन्होंने पढ़ा है अच्छे से, है ना, हर किसी से अगेन नहीं बनेगा, ये सवाल आपका मॉडरेट वाला है, ठीक है। ये सवाल आपका मॉडरेट वाला है। द वैलिडिटी स्केल्स ऑन द MMPI एंड MMPI-2 आर रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग अल्फाबेट्स। ये किससे बनेगा, जिसकी टेस्टिंग वाली यूनिट अच्छी है उनसे ये बनने की संभावना अधिक है, प्रोवाइडेड उन्होंने वो एग्जाम के पहले प्रॉपर्ली पढ़ा हो, एल्स वो यहाँ पर चारों में क्या करेंगे, गेस मार्किंग ही करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो जरूरी नहीं है आपको हर इसकी आपको जो स्केल है वैलिडिटी वाली वो याद रहे, अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग स्केल्स में आपको याद रहे, वो जरूरी नहीं है यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर जो सही आंसर होना चाहिए वो क्या है, अगर आपने मार्क किया है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ये आपकी आ जाती है लाई स्केल के लिए, ये आ जाती है आपकी इनफ्रीक्वेंसी के लिए, और ये वाली आ जाती है आपकी करेक्शन स्केल के लिए। एक और आती है क्वेश्चन मार्क, लेकिन वो यहाँ पर दिया हुआ नहीं है, ठीक है। ओरिजिनली हमको 4 वैलिडिटी स्केल्स यहाँ पर हमको देखने को मिलती है, LFK एंड क्वेश्चन मार्क, तो 3 यहाँ पर दिया हुआ है, तो हम इसके साथ जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर होना चाहिए, यहाँ पर आपका सी होना चाहिए, ठीक है। और अगर आपको अभी सवाल देखने वाले हैं, अगर आपको बी लेटर से प्यार था, आपने अधिक बी को मार्क किया है, तो आपके आंसर्स करेक्ट होने की संभावना अधिक हो जाती है अभी जो हम आगे सवाल देखने वाले हैं उनके अंदर। चलिए यहाँ पर नेक्स्ट सवाल देखिए, सवाल नंबर 95। इन द वीशलर मेमोरी स्केल विच सब टेस्ट कंसिस्ट ऑफ पैसेजेस, मेंटल कंट्रोल, मेमोरी स्पैन, एसोसिएट लर्निंग, लॉजिकल मेमोरी। यहाँ पे आपने एक बात समझनी है कि यहाँ पर वेशलर एडल्ट इंटेलिजेंस स्केल की बात नहीं हो रही है, लग वैसे ही रहा है यहाँ पर, मेमोरी स्केल हो सकता है, इंटेलिजेंस स्केल कुछ वैसे ही बात होगी, लेकिन यहाँ पर बात सोनली आपकी मेमोरी की हो रही है, ठीक है। किसकी बात हो रही है, केवल मेमोरी की बात हो रही है, स्मृति की बात हो रही है यहाँ पर। तो कौन सा सब टेस्ट है जो पैसेज के बारे में कंट्रोल करता है, तो यहाँ पर देखिए आपका कॉमन सेंस थोड़ा सा काम कर सकता है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर देखिए क्या दिया है, मेंटल कंट्रोल दिया है, मेमोरी स्पैन दिया है, एसोसिएट लर्निंग दिया है एंड लॉजिकल मेमोरी दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे बोल रहे हैं पैसेजेस की बात कर रहे हैं, ठीक है। पैसेजेस यानी कि यहाँ बोध कहीं दिया हुआ है कि नहीं, बोध कहीं नहीं दिया हुआ, आपको बोध के जो मिलते हैं लंबे लंबे पैसेज पढ़ने के लिए, ठीक है, समय मिलता है आपको पढ़ने के लिए, और उसके आधार पर आपको चीजें बतानी होती हैं। तो इनमें से कौन सा सब टेस्ट है जिसके पास वो पैसेजेस दिए जाते हैं, ऐसा पूछ रहे हैं। तो मेंटल कंट्रोल तो नहीं होगा, मेमोरी स्पैन भी नहीं है, एसोसिएट लर्निंग भी नहीं है, किस में जाएगा आपके लॉजिकल मेमोरी में, क्योंकि आप ये पढ़ने के बाद क्या लगाएंगे, इस पैराग्राफ में किसके बारे में बात हो रही है, आप इसको लॉजिक लगाएंगे, ठीक है। आपको एसोसिएट नहीं करेंगे, लॉजिक लगाएंगे यहाँ पर कि ये किताब के बारे में बात हो रही है, या किसी जर्नी के बारे में बात हो रही है, या किसी टेस्ट के बारे में बात हो रही है, ये किसी एक्सेट्रा चीज के बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो वेशलर मेमोरी स्केल में अगर आपने ऑप्शन नंबर डी मार्क किया है, तो आपका आंसर सही होने की प्रोबेबिलिटी यहाँ पर बढ़ जाती है, A, B, C विल नॉट बी द आंसर, ठीक है। तो कंसिस्ट ऑफ पैसेजेस में
अलग अलग होते हैं, कहीं कहीं ये होता है, कहीं ये होता है, कहीं होता है, लेकिन यहाँ पर जो पूछा गया है पैसेजेस कहाँ देखने मिलते हैं आपको देखने मिलते हैं लॉजिकल मेमोरी सब टेस्ट के अंदर। ठीक है, ओके। अब देखते हैं अगला सवाल 94। देखिए थोड़ा सा अब ये जो है डिप्लोमेटिक सवाल है, इसमें ये देखिए ये सवाल है लक वाला। ठीक है, आप क्या मार्क करते हैं, वो क्या फाइनल आंसर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये चीजें काफी डिपेंड करती हैं। अब देखिए क्या बोल रहे हैं, इन द केस ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस ओनली द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू। ओनली द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू, यहाँ पे बोला है स्टेटमेंट्स, ये दिया है, ये दिया है, ये दिया है, ये दिया है। ठीक है, हो सकता है वो शायद ऐसा करना चाह रहे थे यहाँ पर कि ओनली वन एंड टू एंड थ्री, टू स्टेटमेंट्स बोला हुआ है, या फिर यहाँ पर ऐसा हो सकता था कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, तो भी ठीक है। बट चलिए खैर जान देते हैं उसको। यहाँ पर द अब्यूजर अलोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द वायलेंस, द विक्टिम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द वायलेंस, बोथ अब्यूजर एंड विक्टिम आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द वायलेंस, नाइदर अब्यूजर नॉर विक्टिम आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द वायलेंस। तो ये तो समझ में आ रहा है आपको, गुनहगार जवाबदार नहीं होगा, और जो भी है यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, तो डी तो यहाँ पर नहीं होने वाला है, ये कंप्लीटली ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर। और जो विक्टिम है वो रिस्पॉन्सिबल है आपके वायलेंस के लिए, ये भी समझ में नहीं आ रही है बात। ठीक है, तो डोमेस्टिक वायलेंस कौन कर रहा है, जो अब्यूज कर रहा है, तो द अब्यूजर अलोन लिखा हुआ है इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द वायलेंस, ये भी आपका आंसर हो सकता है। एंड दे कैन गो विद सी ऑल्सो, बोथ अब्यूजर एंड विक्टिम आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द वायलेंस। ठीक है, क्योंकि विक्टिम जो है कुछ नहीं कर रहा है, सह रहा है वो, है ना। हो सकता है 1 साल से, 2 साल से, 3 साल से, 4 साल से, 10 साल से लोग, 15 साल से लोग सह रहे हैं डोमेस्टिक वायलेंस। ठीक है, तो उसके लिए जिम्मेदार थोड़े बहुत तो वो भी है ना, कि वो अपनी आवाज नहीं उठा रहे हैं और वो सब चीजें नहीं कर रहे। तो अगेन ये सब्जेक्टिव चीज आ जाती है, ऑब्जेक्टिव आंसर नहीं हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो ए भी दे सकते हैं, सी भी दे सकते हैं, आप बताइएगा आपको आपके अकॉर्डिंगली क्या होना चाहिए। मोस्ट वेलकम। ए एंड सी में से यहाँ पे कुछ भी दे सकते हैं वो आंसर, इसके लिए आपको तैयार रहना है। क्योंकि बस अगर ऐसा लिखा होता द अब्यूजर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वायलेंस, तो ये सही हो जाता बहुत हद तक, लेकिन यहाँ दिया हुआ है द अब्यूजर अलोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द वायलेंस, तो ये जो अलोन है यहाँ पे डाउट पैदा करता है कि ए या सी के साथ यहाँ पर जा सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं, ये अगेन टफ सवाल है, हर किसी का ये इजी वाला नहीं होगा, ये कंप्लीटली डिपेंड करता है आपके लक के ऊपर। ठीक है, हो सकता है आप इसको मार्क कर दिया आपने ये सोच के कि विक्टिम भी थोड़ा बहुत रिस्पॉन्सिबल है ना, क्योंकि विक्टिम जो है हो सकता है सह रहा है वो यहाँ पर 1 साल, 2 साल, 3 महीने, 6 महीने से बोल नहीं रहा है अपनी आवाज को। ठीक है, तो यहाँ पर आप ये सोच के इसको मार्क करते हैं, लेकिन वो बोलेंगे नहीं, विक्टिम जो अब्यूजर है वो केवल रिस्पॉन्सिबल है। तो यहाँ पर इस प्रकार की बातें हो सकती है। फाइनल आंसर की का वेट करते हैं, जो उसको देंगे वो आपको एक्सेप्ट करना होगा। ठीक है, ऑल राइट। अब हम चलते हैं अगले सवाल की ओर, सवाल नंबर 93। क्या बोल रहा है यहाँ पर, ये अगेन लिया गया है आपके यूनिट नंबर 1 से। एक बार फिर से थैंक्स यू वेरी मच जिन्होंने भी ये पेपर भेजा है उनके लिए। Which school of philosophy would favor the statement since both pain and pleasure are the wealth of man, they are his good teachers। ठीक है, पेन एंड प्लेजर आर द वेल्थ ऑफ मैन, दे आर हिज गुड टीचर्स बात कर रहे हैं। नेचुरलिज्म, नेचुरलिज्म, आइडियलिज्म, प्रैग्मेटिज्म, एग्जिस्टेंशियलिज्म, तो ये थोड़ा जो है आपका इजी साइड में जाता है सवाल। इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, एग्जिस्टेंशियलिज्म। अस्तित्ववादी की बात करते हैं, जीवन में हमको जो है अर्थ ढूंढना है, पेन और प्लेजर हमको चलना है, ये वेल्थ है हमारे। ठीक है, ये हमको सिखाते हैं, दर्द और दुख जो है हमको सिखाता है, आनंद वगैरह। ऐसी बात यहाँ पर इनमें से कोई नहीं कर रहा है, ये करता है आपका ऑप्शन नंबर डी, ये होना चाहिए यहाँ पर सही आंसर। ठीक है, अगेन यहाँ पे हेडोमोनिक एंड यूडेमोनिक की बात आ जा रही है। ठीक है, उसको देखेंगे हम आगे। अगला सवाल है यहाँ पर देखिए 92। ठीक है, 92 सवाल देखिए, इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंटीग्रल योगा, अगेन यूनिट नंबर 1, व्हाट डज द टर्म साइकिक ट्रांसफॉर्मेशन रिफर टू। कल्टिवेटिंग इनर पीस थ्रू मेडिटेशन, अवेकनिंग द इनर डिवाइन कॉन्शियसनेस, एनिहिलेशन ऑफ ईगो, अचीविंग डिटैचमेंट फ्रॉम वर्ल्डली डिजायर्स। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए सही आंसर। यहाँ पर हम साइकिक ट्रांसफॉर्मेशन कब देखने मिलता है हमको, मानसिक परिवर्तन कब देखने मिलता है, जब हम क्या करेंगे, जब हम अपने अंदर झांक के देखेंगे, अपनी जो डिवाइन कॉन्शियसनेस है उसकी हम बात करेंगे। ठीक है, तो डी ऑप्शन भी नहीं लग रहा है, सी भी नहीं लग रहा है, ए भी नहीं लग रहा है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर मोस्ट सुटेबल लग रहा है। ऑप्शन नंबर बी उन्होंने आंसर देना चाहिए, अवेकनिंग द इनर डिवाइन कॉन्शियसनेस। ठीक है, ये आपका आंसर होना चाहिए प्रोबेबली ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर, अवेकनिंग द इनर डिवाइन कॉन्शियसनेस। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, आगे हमको सुप्रामेंटल में जाना है, उन सब चीजें करनी है हमने, तो उसके लिए यहाँ पर अवेकनिंग द इनर डिवाइन कॉन्शियसनेस ये हो सकता है, हम अपने अंदर झांक के देखेंगे, ये सब तो हम पहले ही कर रहे हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर होने की संभावना हो जाती है। वेट करते हैं उनके फाइनल आंसर की का। इस प्रकार के सवाल थोड़े बहुत देख रहे हैं आप यहाँ पर, थोड़े से ट्रिकी हो जाए। अब ये देखिए ये सवाल, अगेन ये टफ सवाल है आपका। अब किसको पता है यहाँ पर फॉर विजन सिलेक्शन टास्क क्या होता है। ठीक है, अब सिंपल सी बात है, आप खुद सोचिए यहाँ पर, अगर आपका MMPI वाला सवाल गलत हुआ है, ठीक है, आपकी वैलिडिटी वाला सवाल गलत हुआ है, आपका MMPI वाला, आपका जो कैट वाला था एक टेट वाला, अगर आपका वो सवाल गलत हुआ है, तो
केवल और केवल किस्मत के भरोसे ही आप इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपको ये नहीं मालूम है तो बहुत ही रेयर के सिनेरियो है कि आपने ये वाला वेजन का सिलेक्शन टास्क पढ़ा होगा। ठीक है, इसको एडमिट करें कि अगर आपको ये नहीं पता है इसकी वैलिडिटी स्केल्स के बारे में क्या क्या होती है, इसके अंदर इसमें क्या होता है, ये नहीं पता है तो आपने बहुत ही रेयर केस में आपने इसके बारे में पढ़ा होगा। खैर जाने दीजिए, लेकिन आपके कुछ जो है यहाँ पर थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा के सॉल्व कर किया जा सकता है इसको। अगेन सवाल ये जो है प्रॉपर नहीं है। फॉर वेजन सिलेक्शन टास्क इफ द रूल इफ पी देन क्यू द करेक्ट आंसर इज। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मार्क करेंगे, ए पी क्यू दिया है, पी नॉट क्यू दिया है, नॉट पी क्यू दिया है, नॉट पी नॉट क्यू दिया है। तो देखिए यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट अगर आप देखें यहाँ पर डिडक्टिव रीजनिंग, इंडक्टिव रीजनिंग थोड़ा बहुत अगर आपने पढ़ी है अप्लाई करने का ट्राई करें, क्योंकि देखिए ये तो आपको नहीं मालूम कंप्लीटली क्या होता है। एग्जाम हॉल के अंदर बात कर रहे हैं, एग्जाम हॉल के अंदर आपको ये नहीं मालूम क्या होता है, किसी को नहीं मालूम ये क्या होता है, केवल आपको क्या मालूम है इफ पी देन क्यू। ये जो है P तर Q मतलब इफ, ये इफ होगा, इफ P देन Q, इफ P देन Q। तो इसका अपोजिट द करेक्ट आंसर इज, आप क्या कर सकते हैं यहाँ पर, इफ द रूल इज इफ P देन Q द करेक्ट आंसर क्या होगा, ये नहीं ये। ठीक है, इफ P देन Q तो क्या हो सकता है P नॉट Q। ये जो है यहाँ पर मोस्ट सुटेबल आंसर लग रहा है यहाँ पे इन चारों स्टेटमेंट में। ठीक है, क्योंकि ये क्या है जस्ट इसका अपोजिट लग रहा है यहाँ पे, तो इस प्रकार से थोड़ा सा आप सोच के मार्क कर सकते थे है। तो ऑप्शन नंबर बी उन्होंने यहाँ पर देना चाहिए, क्योंकि यहीं पे समझ में आ रहा है कि ये आपका आंसर होना चाहिए P नॉट Q। ठीक है, यही लग रहा है लॉजिकली साउंड यहाँ पर, बट अगेन आंसर की का वेट करते हैं फाइनल यहाँ पर उन्होंने क्या बोल रहे हैं। P नॉट Q ये आंसर के साथ उन्होंने जाना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 91 के अंदर इफ P देन Q, P Q नहीं P नॉट Q ये आपका होना चाहिए। ठीक है, ये आपका सवाल नंबर 91। अब हम चलते हैं सवाल नंबर 90 के ऊपर। 90 के ऊपर चलें उससे पहले देखते हैं, अभी तक आपने 10 सवाल देख लिए हैं। 10 सवाल में से आप बताइए आपको इजी वाले कौन से लगे। आपको यहाँ पर इजी वाले लगे आपको, एक वो कैट वाला, एक वो लगा आपको सेंसरी मोटर ऑपरेशनल वाला, एक लगा आपको और कौन सा था वहां पर वो एग्जिस्टेंशियलिज्म वाला, एक लगा आपको वहां पर वो MMPI वाला। ठीक है, तो 10 में से 5 में से आप देख रहे हैं 5 इजी 5 टफ साइड में चल रहे हैं, तो पेपर जो है अभी तक बैलेंस हमको यहाँ पर दिख रहा है। देन यहाँ पर देखिए सवाल नंबर 90, द फॉलोइंग कुड बी लेबल्ड एज अ बिहेवियरल एडिक्शन। यहाँ पे ऑड वन आउट खेलना था आपको बस। ठीक है, यहाँ पर देखें हेरोइन, एल्कोहल, गेमिंग, निकोटीन यहाँ पर दिया हुआ है। तो अगर आप देखें यहाँ पर थोड़ा बहुत अगर आपको मालूम है SD के बारे में, सब्सटेंस अब्यूज डिसऑर्डर के बारे में अगर आपको मालूम है, तो हेरोइन का सब्सटेंस अब्यूज होता है, एडिक्शन होता है, अल्कोहल का होता है, गेमिंग का भी आजकल हो रहा है, निकोटीन का भी होता है। तो अगर आप देखें यहाँ पर ये भी सब्सटेंस है, ये भी सब्सटेंस है, ये भी सब्सटेंस है, और इन तीनों का क्या होता है अब्यूज होता है। ठीक है, गेमिंग की वजह कैसा निकल के आ रहा है यहाँ पर, जो क्या करता है आपको बिहेवियरल एडिक्शन, इंटरनेट एडिक्शन वगैरह से दिया हुआ है। यूनिट नंबर 10 से आपका ये चिपका रहा है सवाल। ठीक है, यूनिट नंबर 10 एडिक्शन वगैरह से प्लस मिक्स कर दिया उन्होंने किसके साथ, आपके ये एडिक्शन वगैरह के साथ, डिसऑर्डर वगैरह के साथ यहाँ पर। ठीक है, तो आपका बिहेवियरल एडिक्शन किसको हम लेबल कर सकते हैं यहाँ पर, हम ऑप्शन नंबर सी को यहाँ पर, गेमिंग को हम यहाँ पर इसको हम लेबल कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी को यहाँ पर हम लेबल कर सकते हैं। नॉट निकोटीन, एल्कोहल, हेरोइन एक जैसा ही है ये भी एडिक्शन, सारे एडिक्शन है, लेकिन यहाँ पर सब्सटेंसेस हमको देखने मिल रहे हैं, और यहाँ पर हमको थोड़ा सा गेमिंग का बिहेवियर टाइप का हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। यहाँ देखते हैं सवाल नंबर 89, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर ट्रू अबाउट क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस। 1 2 3 आपको दिया हुआ है यहाँ पे। पहला क्या बोल रहा है, इट इज एक्वायर्ड थ्रू पास्ट एक्सपीरियंसेस एंड एक्युल्चरलाइजेशन। ठीक है, ये सही बोल रहा है यहाँ पे, इट इज एक्वायर्ड थ्रू पास्ट एक्सपीरियंसेस, लेकिन यहाँ पर किसकी बात कर रहा है, एंड एक्युल्चरलाइजेशन। तो ये थोड़ा सा अगेन सवाल हो जाता है आपका यहाँ पर ट्रिकी। मोर देन एक्सपोजर बेटर द क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस बिकम्स। बिल्कुल ये सही बात है आपकी, जितना आपको एक्सपोजर होगा इसके साथ वो आपके लिए मदद करेगा। क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस इंक्रीजेस रैपिडली ड्यूरिंग इन्फेंसी एंड डिक्लाइंस देयर आफ्टर। अरे 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 नहीं नहीं नहीं, ये डिक्लाइन नहीं करता है, ये तो बल्कि बढ़ता जाता है जितना आप नॉलेज एक्वायर करेंगे। यहाँ देखिए क्या बोल रहा है, इट इज एक्वायर्ड थ्रू पास्ट एक्सपीरियंसेस। तो जितना आपका एक्सपीरियंस आ रहा है उतना क्या होगा, आपकी मेमोरी, सॉरी नॉट मेमोरी, आपका जो इंटेलिजेंस है वहां बढ़ता जाएगा। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, डिक्लाइंस देयर आफ्टर नहीं, यहाँ पर फ्लूइड की बात करते हैं। फ्लूइड जो है आपका वो डिक्लाइन हो सकता है, क्रिस्टलाइज आपका डिक्लाइन होने की संभावना नहीं है। तो जैसे ही आप थर्ड को एलिमिनेट करते हैं, थर्ड को आपने एलिमिनेट किया तो ये हो गया, ये तो ओनली 1 होगा, या तो ओनली 2 होगा, या फिर 1 and 2 होगा यहाँ पर। ठीक है, या तो ये तो समझ में आ गया आपको कि यहाँ पर आंसर क्या होने वाला है, या तो ओनली 1 ओनली 2 या फिर बोथ 1 and 2। अब यहाँ पर देखिए 2 तो कंफर्म होने वाला है, जितना आपको एक्सपोजर मिलेगा उतना आपका ये अच्छा होता जाएगा। ये भी सही बात है, ऑप्शन नंबर 2 भी सही बात है, तो ये 2 सही है, मतलब या तो बी सही है या फिर 1 सही होने वाला है। ठीक है, ओनली 2 बोथ 1 and 2, इसमें से क्या होगा। तो अगर यहाँ पे इतना होता इट इज एक्वायर्ड थ्रू पास्ट एक्सपीरियंसेस एंड एक्युल्चरलाइजेशन, तो
सी भी दे सकते हैं वो आंसर एंड बी भी दे सकते हैं आंसर यहाँ पर। ठीक है, तो आपने यहाँ पर ध्यान देना होगा। यहाँ पर एग्रीकल्चराइजेशन मतलब क्या होता है, आपका एक कल्चर है, अपने दूसरे के साथ जाके आप मिल गए, सीख रहे हैं, वो सब ठीक है, लेकिन यहाँ पे शायद वो एक्विजिशन लिखना चाह रहे थे या फिर एक्वायर करना कुछ लिखना चाह रहे थे, नॉलेज एक्विजिशन लिखना चाह रहे थे, लेकिन उन्होंने यहाँ पर मे बी एग्रीकल्चराइजेशन लिख दिया है। तो हो भी सकता है वो कल्चर को सब्जेक्टिव हो जाता है, तो आप इसके साथ जाएंगे बी एंड सी, इसको दोनों को वो दे सकते हैं। ज्यादा केसेस में वो ऑप्शन नंबर सी को देंगे, लेकिन ओनली बी भी दे सकते हैं। ठीक है, अगर उनको ये नहीं जमा तो क्या करेंगे, ओनली बी भी दे देंगे या फिर सी भी दे देंगे। जहां तक केस में सी वाला ऑप्शन मिलने की संभावना हाइयर है। ठीक है, 90% आपका जो है यहाँ पर मिल जाएगा, बोथ 1 and 2, 10% ही आपका यहाँ पर ओनली 2 मिलने की संभावना है। ओके, अब देखिए यहाँ पर अगेन ये आएगा आपका इजी सवाल, नीचे वाला भी इजी था, ये भी इजी है। अनिल आफ्टर अ स्ट्रोक हैड डिफिकल्टी इन रिकॉग्नाइजिंग फेसेस, ये आपका पीवाईक्यू रिपीट है, कहीं ना कहीं तो भी ये रिपीट हुआ है ये एमएच सेट में। ठीक है, अग्नोसिया संबंधित कहीं ना कहीं आपका ये रिपीट हुआ है। दिस कंडीशन इज नोन एज एग्नोसिया, अप्राक्सिया, अफेजिया, एस्टीरियोग्नोसिस। ठीक है, यहाँ पे सही आंसर क्या होगा आपका, यहाँ पर सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, एग्नोसिया। ठीक है, विजुअल एग्नोसिया सुना होगा आपने, एग्नोसिया यानी कि आप किसी के फेसेस वगैरह आप नहीं पहचान पाएंगे, FACES वाले। ठीक है, एंटीरियर तक क्या किया था, एग्नोसिया आपका यहाँ पर होगा सही आंसर। अप्राक्सिया यहाँ पर नहीं होगा, इसका संबंध आपकी मोटर मूवमेंट से है ना, आपके उससे है। ठीक है, अफेजिया भी नहीं होगा और एस्टीरियोग्नोसिस भी नहीं होगा। यहाँ पर देखिए ये जो एस्टीरियोग्नोसिस है, इसी को आप किस नाम से जानते हैं, इसी को जानते हैं आप, दूसरा नाम है इसका टेक्टाइल एग्नोसिया। ठीक है, जो मतलब जो आप टच कर रहे हैं उसको आप फील करके बता नहीं पाएंगे क्या चीज है। उस केस में अगर आप ब्लाइंड हैं, आपकी आईज नहीं है, विजुअली इंपेयर्ड है, तो वो आपके लिए और डिफिकल्टी पैदा करता है एस्टीरियोग्नोसिस। ठीक है, इसी को किसकी आप बात जानते हैं, आप जो आप टच कर रहे हैं उसको फील नहीं कर पा रहे, आपके हाथ में कुछ दिया है उसको आप यहाँ पर फील नहीं कर पा रहे हैं। तो अगेन इजी सवाल है ये वाला, पीवाईक्यू रिपीट है। अगेन ये आपका थोड़ा इजी सवाल है, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ स्पाइनल नर्व, है ना। स्पाइनल नर्व कौन सी है, ऑप्टिक, ऑल्फैक्टरी, वेगस, तीनों क्रेनियल है आपकी यहाँ पर। कॉसिजियल जो है यहाँ पे आपकी, ये जो है आपकी स्पाइनल नर्व होती है। थोड़ा सा अगर आपका बायोलॉजी बैकग्राउंड है या लेक्चर्स देखे हमारे यहाँ पर, आपको सबको मालूम है, पहला आता है सर्वाइकल, फिर आता है थोरसिक, फिर आता है सेक्रल और फिर आता है आपका लुम्बार। लुम्बार के थोड़ा सा ही नीचे आपका CTLS आता है, थोरसिक, लुम्बार, फिर सेक्रल आता है। तो यहाँ पर देखिए ये आपका ब्रेन है, यहाँ से स्पाइनल ये जो आपको दिख रही है हड्डियां, ये आपका सर्वाइकल रीजन हुआ पहला, ये वाला आपके गर्दन तक, फिर आपका थोरसिक आता है ये वाला, फिर आता है लुम्बार और फिर आता है सेक्रल, सेक्रम यहाँ बोल रहे हैं सेक्रल। और ये जो आपको नीचे दिख रहे हैं ये आपका कॉसिक्स है, यहीं पे आपको क्या देखने मिलती है, आपको कॉसिजियल नर्व यहाँ पर आपको देखने को मिलती है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है डी कॉसिजियल। ठीक है, ऑप्टिक आंख से ऑल्फैक्टरी आपका नोज वाला वेगस यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, कौन सी स्पाइनल नर्व आपकी कॉसिजियल है, ये आपका इजी के अंदर काउंट होगा, अधिकतर लोग इसको सही मार्क कर सकते हैं पढ़ा है तो। ओके ठीक है, अब यहाँ देखिए अगला सवाल, अगेन एक अच्छा सवाल है, द पर्सन्स जेनेटिक मेकअप, ऑब्स्टेट्रिक कॉम्प्लिकेशंस एंड पर्सनैलिटी नोन एज फैक्टर्स इन साइकोपैथोलॉजी। ठीक है, तो इसके अंदर आपके जो है साइकोपैथोलॉजी के अंदर आपके 4 फैक्टर्स होते हैं, पी से स्टार्टिंग। यहाँ पे जिसकी बात कर रहे हैं वो किसकी है, वो बात कर रहे हैं आपके प्री डिस्पोजिंग की। यहाँ से देखिए आपका बी वाला जो है स्टार्ट हो गया, फेवरेट लेटर बी। ठीक है, बी स्टार्ट हो चुका है, ध्यान दीजिएगा अभी यहाँ से अलर्ट, बी स्टार्ट हो चुका है। ये आपका प्री डिस्पोजिंग है, प्री डिस्पोजिंग यहाँ पर देखिए थोड़ा सा अगर आपको नहीं मालूम है, कॉमन सेंस लगाना देखिए कितना जरूरी हो जाता है एग्जाम में। बस आपने प्रश्न को जो है आराम से पढ़ना है। द पर्सन जेनेटिक मेकअप, जेनेटिक तो मतलब आगे मालूम पड़ गया कि इसको जो है माता पिता से कुछ तो भी मिला है। ठीक है, मेकअप, ऑब्स्टेट्रिक कॉम्प्लिकेशंस, ऑब्स्ट्रिशियन अगर आपको मालूम है कौन होता है तो आप इस सवाल को निकाल ले जाएंगे। एंड पर्सनैलिटी नोन एज, यानी कि आनुवंशिक संरचना। अब यहाँ देखिए, अच्छा आपने अगर इसमें हिंदी पढ़ लिया था तो अच्छा होता, प्रसूति विषयक गुंतागुंत जो भी है और व्यक्तित्व की बात कर रहे हैं यहाँ पे, फैक्टर्स इन साइकोपैथोलॉजी, तो प्रेसिपिटेटिंग, प्री डिस्पोजिंग, परपेचुएटिंग, प्रीनिटाल। ठीक है, तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं प्रीनिटाल के बीच में, जन्म पूर्व, यहाँ पर आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं, आप इसको मार्क कर देंगे, लेकिन दिस इज द रॉन्ग आंसर, ये नहीं है आपका। प्रीनाटाल कोई फैक्टर ही नहीं है यहाँ पर, प्रेसिपिटेटिंग है, प्री डिस्पोजिंग है, परप्यूटिंग है। अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था जब हम बात कर रहे थे केलीज वाले की, 2 प्रकार के फैक्टर्स होते हैं, एक होता है कौन सा आपका डिस्पोजिशनल फैक्टर और एक होता है आपका सिचुएशनल वाला। डिस्पोज यानी आपको पहले से मिला हुआ है, अंदर से वो कर रहे हैं आप, डिस्पोजिशनल। तो यहाँ पे सही आंसर क्या है आपका, ऑप्शन नंबर बी, प्री डिस्पोजिंग यहाँ पर आएगा, पूर्व वृत्तीय यहाँ पर लिखा हुआ है, ये आएगा आपका फैक्टर, साइकोपैथोलॉजी के अंदर है, ये आपका आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी, प्री डिस्पोजिंग। ऑब्स्टेट्रिक कॉम्प्लिकेशंस यानी कि साइकोपैथोलॉजी के अंदर ऐसे लोग जिनका क्या है जेनेटिक मेकअप है, जब उनका पैदा हो रहे थे तब कुछ कॉम्प्लिकेशंस हुए उनके साथ और पर्सनैलिटी में भी है, उसको हम क्या बोलते हैं, प्री डिस्पोजिंग फैक्टर बोलते हैं आपके साइकोपैथोलॉजी के अंदर। ठीक है,
प्रेसिपिटेटिंग नहीं बोलते हैं, परपेचुएटिंग यहाँ पर नहीं बोलते हैं, ठीक है, प्रीडिस्पोजिंग बोलते हैं, इसको आपने यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है। ये आएगा आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। ओके, सो बी वाली जल्दी स्टार्ट हो गई है, ध्यान दीजिएगा अभी, ठीक है, बी इसका आंसर है। ओके, देन मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, अगला सवाल देखते हैं। अकॉर्डिंग टू एश कन्फर्मिटी डिक्रीज, आसान सवाल अगेन आपका इजी वाला यहाँ पर। अकॉर्डिंग टू एश कन्फर्मिटी डिक्रीज व्हेन एटलीस्ट 4 कॉन्फिडेंट्स वर प्रेजेंट, नहीं तब तो इंक्रीज हुआ था। एटलीस्ट 1 कॉन्फिडेंट एग्रीड विद द पार्टिसिपेंट, यस। ऑप्शन नंबर बी, अगेन बी के 2 हो गए, ठीक है, ये होना चाहिए सही आंसर यहाँ पर। द पार्टिसिपेंट वॉज मेल, नहीं। द पार्टिसिपेंट हैड हाई सेल्फ एस्टीम, नहीं। कुछ भी हो उसको कोई मतलब नहीं है, कन्फर्मिटी होनी है, होके ही रहेगी, आपका हाई सेल्फ एस्टीम कितना भी आपका हाई हो जाए, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही निकल के आएगा आंसर। एटलीस्ट 1 कॉन्फिडेंट एग्रीड विद द पार्टिसिपेंट, ये आपका आंसर निकल के आना चाहिए। ये क्या होगा, अगर यहाँ पूछा होता इंक्रीज, तब आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता, ठीक है। ओके, अगला सवाल देखते हैं हम, सवाल नंबर 84। डैश इनेबल्स मोस्ट कम्युनिकेशन एंड एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन बिटवीन लेफ्ट एंड राइट हेमिस्फीयर, बड़ा ही इजी सवाल है। सेरेबेलम नहीं है यहाँ पे, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। कॉर्पस कलोसम आपका यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो 3 देख लिया आपने, आंसर क्या निकला, बी। देन यहाँ पर हम देखते हैं सवाल नंबर 83। अगेन ये इजी वाला सवाल है। एग्रेशन इज कॉज्ड बाय एन इनबॉर्न एग्रेसिव इंस्टिंक्ट। एग्रेशन इज अ नेचुरल रिएक्शन टू एवर्सिव इवेंट्स, फ्रस्ट्रेशन, पेन एंड हीट। पीपल एक्ट एग्रेसिवली ओनली इफ दे हैव लर्न टू डू सो। और एक और क्या है, एक और है यहाँ पर आपका, सर्टेन बिलीव्स मेक पीपल एंड नोशंस मोर लाइकली टू एंगेज इन वायलेंस, ठीक है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा, आप इसको मैच कर लीजिएगा। सही आंसर होने वाला है आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। ए के साथ सेकंड, थर्ड यहाँ पर, सी के साथ 1 एंड डी के साथ 4। यहाँ पर देखिए डी के साथ 4, सर्टेन बिलीव्स मेक पीपल एंड नोशंस मोर लाइकली टू एंगेज इन वायलेंस, ये डी जाएगा आपके साथ किसके साथ, ये डी जाएगा आपकी कॉग्निटिव थ्योरी बोलती है आपकी, ठीक है। सी वाला जो है आपका लर्न किया यहाँ पे, तो क्या बोलता है आपका यहाँ पर, सी वाला जो है वो बोलता है 1 के साथ, यानी कि सोशल लर्निंग थ्योरी। फिर हमको बचपन से मिला है इंस्टिंक्ट, वो फ्रॉइड वाला बोलेगा। और फ्रस्ट्रेशन वाला हमको गुस्सा आता है, वो यहाँ पर बोलेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका फ्रस्ट्रेशन एग्रेशन हाइपोथेसिस वाला, और ये हो गया आपका फ्रॉइड वाला इंस्टिंक्ट थ्योरी की कॉज बाय इनबॉर्न एग्रेसिव इंस्टिंक्ट। अगेन ये इजी सवाल कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। ओके, ऑप्शन क्या था, आंसर क्या था, आंसर था आपका बी। 4 बी हो गए यहाँ तक, ठीक है। ओके, अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 82। द लेटर क्यू इन द एक्रोनिम LGBTQIA+ स्टैंड्स फॉर क्वेश्चनेबल, क्वीर, क्वेस्टिंग, क्वार्क। सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी, क्वीर। यहाँ पर 5 हो गए क्या, यस 5 हो गए यहाँ पर। क्वीर आपका यहाँ पर आंसर होने वाला है, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चनेबल, क्वेस्टिंग, वही अगर यहाँ पे उन्होंने क्वेश्चनिंग लिखा होता, एक जगह OING लगा दिया होता, तो मे भी शायद ये आंसर हो जाता। लेकिन यहाँ पर क्या दिया है, बी आपका सही आंसर होना चाहिए, इसी को उन्होंने देना चाहिए। क्वेश्चनेबल भी कर सकते हैं, लेकिन नहीं, वो बी के साथ ही जाएंगे, क्वीर है यहाँ पर, ठीक है। क्लेम अगर आप लोग चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन होगा नहीं, एक्सेप्ट यहाँ पे क्वीर ही यहाँ पर वो मोस्ट लॉजिकल लग रहा है, ठीक है। क्वीर आपने सुना भी होगा अपने आस पड़ोस में, क्वेश्चनिंग या क्वेश्चनिंग थोड़ा सा आप कम सुनते हैं, क्वीर आपको ज्यादा सुनने मिल जाता है, ओके। ऑप्शन क्या था, बी था यहाँ पर अगेन, ठीक है। 82 का बी था। अब चलते हैं यहाँ पर सवाल नंबर 81। तो ये हर किसी को मालूम हो पॉसिबल नहीं है, 50% ऑडियंस, 60% ऑडियंस को नहीं मालूम होगा, 40% को मालूम होगा जिन्होंने एग्जाम दिया था, ठीक है। ओके, द ब्रांच ऑफ मेटाफिजिक्स दैट डील्स विद द नेचर ऑफ बीइंग, अगेन एन इजी क्वेश्चन। यहाँ पर आपके लिए ऑप्शन है ऑन्टोलॉजी, यहाँ पर सही आंसर होना चाहिए, ठीक है। ओके, अगला देखते हैं यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं। 80 द मेन एम ऑफ एग्जिस्टेंशियल फिनोमेनोलॉजी इन वेस्टर्न साइकोलॉजी इज। अगर आपको इस वर्ड का मीनिंग मालूम है, ये क्या होता है, सब्जेक्टिव हमारे जो एक्सपीरियंसेस हैं उसकी बात करता है, ह्यूमन एक्सपीरियंस की, तो आप इसको निकाल ले जाएंगे सवाल को। टू फोकस ऑन ऑब्जेक्टिव रियलिटी एंड फैक्ट्स, नहीं, ये आपका आंसर होना चाहिए। टू स्टडी ह्यूमन एक्सपीरियंस एंड सब्जेक्टिविटी, एक्सपीरियंस की बात करता है। एग्जिस्टेंस किसकी बात करता है, हमने क्या जीवन में किया, क्या करने वाले हैं हम, अस्तित्व हमारा जो है वो क्यों है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट। तो बी आपका यहाँ पर आंसर होना चाहिए। टू एनालाइज द सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी, एनालाइज करेंगे, नहीं। टू एक्सप्लोर पावर डायनेमिक्स एंड हिडन असम्पशंस ऑफ सोसाइटी, नहीं, सोसाइटी की तो बात ही नहीं है। ये आपका आएगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे, ये आपका मोस्टली सही होना चाहिए, उन्होंने आपको बी ऑप्शन ही देना चाहिए। अगेन एक और बी आ गया आपका। अगला देखते हैं हम सवाल है आपका सवाल नंबर 79। अगेन एक और इजी सवाल आपका। द टर्म डेवलपमेंट मीन्स अ प्रोग्रेसिव सीरीज ऑफ चेंजेस विच अकर्स एज अ रिजल्ट ऑफ डैश एंड डैश। सिंपल आपकी एनसीईआरटी की स्टेटमेंट यहाँ पर दी हुई है, ठीक है। मैच्योरेशन एंड एक्सपीरियंस की वजह से हमको देखने मिलता है, ये स्टेटमेंट जो है, ठीक है, इसका आपने
ध्यान रखना है। मैच्योरेशन एंड एक्सपीरियंस आपको हर जगह देखने को मिलेगा। एज अ रिजल्ट ऑफ मैच्योरेशन एंड एक्सपीरियंस, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही आंसर होता है। अगला देखते हैं, अगला सवाल है आपके लिए। ओके, आ गया जो आपको बोला था ना ऊपर, कैट, कैट आ गई यहाँ पर। द चिल्ड्रंस अपरसेप्शन टेस्ट, उसी की बात हो रही थी जिसके अंदर ब्लैंक कार्ड नहीं होता है। यूजेस दिस मटेरियल, 10 ही कार्ड होते हैं। इन द स्टिमुलस कार्ड्स, फोटोग्राफ्स, एनिमल पिक्चर्स, कार्टून, ह्यूमन फिगर। अब आप देखिए, आपको मान के चलिए आपने कैट के बारे में नहीं पढ़ा है, ठीक है, कैट के बारे में आपको नहीं पता, कैट कौन है, क्या करती है, ठीक है। द चिल्ड्रंस अपरसेप्शन टेस्ट यूजेस दिस मटेरियल इन द स्टिमुलस कार्ड्स। अब आपको ये तो मालूम है ना कि रोरशाच में कुछ तो भी कार्ड होते हैं, इस प्रकार के चित्र बने होते हैं अजीब गरीब, ठीक है, इतना तो मालूम है। अब यहाँ पर देखिए चिल्ड्रंस की बात कर रहे हैं, यानी किसकी बात कर रहे हैं, बालक की कर रहे हैं, बच्चों की बात कर रहे हैं। तो बच्चों को आप क्या ह्यूमन फिगर दिखाएंगे, कार्टून दिखाएंगे, एनिमल पिक्चर दिखाएंगे, या फिर फोटोग्राफ दिखाएंगे? आप खुद ही सोचिए इनमें से क्या दिखाएंगे। तो ये तो आपको समझ में आ रहा है, ह्यूमन फिगर तो बहुत कम चांसेस हैं आप इनको दिखाएंगे। बच्चे जो है किससे रिलेट करेंगे ज्यादा, एनिमल पिक्चर और कार्टून से ज्यादा रिलेट कर सकते हैं, ना ही फोटोग्राफ से, ठीक है। तो थोड़ा सा अगर आप लॉजिक कॉमन सेंस थोड़ा सा लगाएं तो ए और डी तो कहीं से नहीं हो रहा है, ठीक है। एनिमल फिगर या तो हो सकता है, पिक्चर या फिर कार्टून हो सकते हैं, लेकिन जो सही आंसर है वो क्या है आपका, ऑप्शन नंबर बी, एनिमल पिक्चर्स। अगेन आंसर सही क्या होने वाला है आपका, ऑप्शन नंबर बी, एनिमल पिक्चर्स। यहाँ पर कार्टून नहीं है, कार्टून कहाँ से लाएंगे वो, है ना। हो सकता है यहाँ पर, मतलब देखिए अगर उनको टाइगर दिखाना है तो टाइगर दिखाएंगे। अब इंडिया के बच्चे के लिए भी टाइगर टाइगर ही है, अफ्रीका के बच्चे के लिए भी टाइगर टाइगर ही है, और यहाँ पर कहीं और का बच्चा है तो उसके लिए भी टाइगर टाइगर ही है। लेकिन अगर वो कार्टून दिखाए यहाँ पर तो हो सकता है टॉम एंड जेरी इंडिया वाले अगर रिलेट ना कर पाए उतना, ठीक है, हो सकता है ना देखा हो उसने, ठीक है, लेकिन वो वहां पर जो है मोटू पतलू या जो भी है नागराज और उस सब चीजों से रिलेट कर पाए, ठीक है। तो यहाँ पर ये बात कहना चाह रहे हैं, द चिल्ड्रंस अपरसेप्शन टेस्ट यूजेस दिस मटेरियल, एनिमल पिक्चर्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ओके, अब हम चलते हैं अगले सवाल के ऊपर, सवाल नंबर 77। Which of the following is associated with the Guilford SOI divergent thinking ability? थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए बस इसको डाल दिया है गिलफोर्ड SOI। अगर इतना भी लिखा होता, ये नहीं भी होता, तो भी आंसर सेम रहने वाला था, ठीक है। क्या बोल रहा है, डाइवर्जेंट थिंकिंग एबिलिटी। डाइवर्जेंट जैसे ही आएगा आप किससे समझते हैं, आप समझते हैं क्रिएटिविटी से। क्रिएटिविटी में दो फेमस टेस्ट हैं आपको मालूम है, रैट है, ठीक है, और दूसरा कौन सा है आपका, नीचे आप यहाँ पे कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक है। गिलफोर्ड ज़ेबरमैन सर्वे, मेडनिक रिमोट एसोसिएशन, वेस्लर DIQ, क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस। यहाँ पर डी भी नहीं है, सी भी नहीं है, ये भी नहीं है, आंसर क्या है। अगेन 6 से 7 सवाल देख लिया आपने, आंसर क्या होने वाला है आपका, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर उन्होंने इसको देना चाहिए सवाल नंबर 77 को, ठीक है। आंसर क्या है, ये मेडनिक का रिमोट एसोसिएशन टेस्ट है रिलेटेड टू क्रिएटिविटी, और गिलफोर्ड भी किसकी बात कर रहे थे, क्रिएटिविटी की बात कर रहे थे। ओके, अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 76। अगेन थोड़ा सा इजी साइड में सवाल है आपका, ये सवाल नंबर 76 क्या बोल रहा है, द फॉलोइंग टूल इज बेस्ट सुटेड टू असेस पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स। MCMI, MMPI, मोका, ये पता नहीं मोका क्या है, NeoPI, तीनों आप देखिए यहाँ पर किसकी बात करते हैं, पर्सनैलिटी की बात करते हैं। मोस्ट यूजफुल कौन सा है इसमें आपका, ऑप्शन नंबर बी देना चाहिए उन्होंने आइडियली, ठीक है। MMPI जो है वो बेस्ट है फॉर असेस पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। अभी आपने देखा MMPI के अंदर क्या होती है, वैलिडिटी स्केल वगैरह होती है, ये आपका बाद में आता है। मिलियन ने दिया है आपको, मिलियन, ठीक है, वो आपने दिया है यहाँ पर 94 के आसपास। NeoPI वगैरह भी देखिए बाद में आया हुआ है, तो बहुत पुराना है आपका MMPI, कई फेजेस उसके आ चुके हैं, MMPI 2 वगैरह। तो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर को एसेस करने के लिए बेस्ट सूटेड है यहाँ पर MMPI, ऐसा अकॉर्डिंगली। अब देखते हैं वो MHSET जो है यहाँ पर क्या आंसर की में देती है, MMPI इसका होना चाहिए। बी मार्क किया है तो आपकी संभावना यह है कि आपका आंसर सही होने वाला है, बट इट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन आपकी जो फाइनल आंसर की है वो, ठीक है। ओके, अब यहाँ पर देखिए, हमेशा आप देखिएगा MHSET के पेपर में आपको ये जो ऐसे विषय है, ऐसा जो वस्तु है, ठीक है, सेक्स, जेंडर, ठीक है, और ये सब चीजें जो है आपको ज्यादा देखने मिलती है। यूनिट 10 आपको ज्यादा देखने मिलती है, और इस प्रकार के सवाल आपको ज्यादा देखने को मिलते हैं। इसका आपको ध्यान रखना है, अगर आप अगली बार देते हैं या ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, अगली बार देने वाले हैं, जब भी आप ध्यान रखें, आपने इस प्रकार के टॉपिक्स जो है थोड़ा सा पढ़ के रखना है, ट्रांसजेंडर और ये सब चीजें क्या होती हैं, ठीक है, क्योंकि ये आपसे बार बार पूछ रहे हैं, लास्ट टाइम भी पूछा था, इस बार भी पूछ रहे हैं, और ये आप अमूमन पढ़ते नहीं हैं अपनी स्टडीज के अंदर। आप क्या पढ़ते हैं, थ्योरीज पढ़ते हैं, वो सब चीजें पढ़ते हैं, ये सब नहीं पढ़ते, सवाल यहाँ पे गलत होते हैं सभी लोगों के। तो अगर आप थोड़ा पढ़ के जाएंगे तो आपके लिए नेक्स्ट टाइम के लिए में भी बेनिफिशियल हो। यहाँ पर देखिए अगेन अगला सवाल, इन द कंटेक्स्ट ऑफ अल्टरनेट सेक्सुअलिटीज द टर्म सिसजेंडर डिनोट्स। सिसजेंडर कौन होता है, A, B, C, D और E यहाँ दिया नहीं है। पीपल हु आर जेंडर क्वीर, यहाँ देखिए क्वीर यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर आप थोड़ा सा सवाल आप ऐसे सॉल्व कर रहे थे, जेंडर क्वीर यहाँ दिखा होता तो क्वीर आप LGBTQ में क्वीर वहां मिलता आपको, मे भी आप थोड़ा सा अगर आप सोचते तो आंसर सही हो जाता, लेकिन ये सब मतलब उस टाइम अगर आपको क्लिक करता तो बेनिफिशियल था।
यहाँ हम बात करने वाले हैं किसके बारे में, सिस जेंडर के बारे में। सिस जेंडर क्या होता है, पीपल हुज जेंडर आइडेंटिटी मैचेस देयर सेक्स असाइन एट द बर्थ, मतलब जो आज है वही अपने आप को रिलेट कर पा रहे हैं, वो यहाँ पर निकल के आता है आपका जो आंसर है वो। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर होना चाहिए। जरूरी नहीं है इसको हर कोई सही करेगा, 10% 20% लोग इसको सही करेंगे, कट ऑफ वगैरह में ये मैटर नहीं करेगा। ठीक है, लेकिन आगे के लिए आपने ध्यान रखना है, अब से लोग जो है इस प्रकार के टॉपिक्स को पढ़ के जाएंगे। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये ट्रांसजेंडर वगैरह की बात कर लेता है यहाँ पर, और ये तो बात हो ही नहीं सकती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इसका आंसर उन्होंने देना चाहिए। अब हम चलते हैं सवाल नंबर 74 को, ये देखते हैं। द स्कोर्स ऑफ सिंबल सर्च सब टेस्ट ऑफ VIS4 कंट्रीब्यूट्स टू विच इंडेक्स। वेशलर एडल्ट की बात नहीं हो रही है, किसकी बात हो रही है, वेशलर चिल्ड्रन की बात हो रही है। ठीक है, फॉर चिल्ड्रन जो बनाया है उन्होंने उसकी बात कर रहे हैं। उसमें सिंबल सर्च, सिंबल को सर्च करना सब टेस्ट किसमें होगा, ABCD फैक्चुअल सवाल है कंप्लीटली, ये किसके अंदर आता है आपके, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर प्रोसेसिंग स्पीड इंडेक्स के अंदर इसको आना चाहिए। ठीक है, ओके, अब देखते हैं अगला सवाल, सवाल नंबर 73। अब देखिए यहाँ पर वो इसमें दो आंसर दे सकते हैं, अगेन कंप्लीटली डिपेंड करता है उनके ऊपर, वो क्या पॉइंट ऑफ व्यू से दे रहे हैं। पोस्ट टेस्ट काउंसलिंग इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द हैंडलिंग ऑफ केसेस ऑफ HIV एड्स के साथ उन्होंने जाना चाहिए। HIV एड्स अगर आपने मार्क किया है तो आंसर सही होने की संभावना अधिक है, बट वो कैंसर को भी दे सकते हैं, मे बी डिपेंडिंग अपॉन कैंसर ज्यादा इंपॉर्टेंट है या HIV एड्स इंपॉर्टेंट है, ये यहाँ पर डिपेंड करता है। अधिक काउंसलिंग किसको आवश्यकता है, एड्स वाले को, यस मे बी मे नॉट बी। और अल्जाइमर डिमेंशिया, सेनल डिमेंशिया, ये नहीं हो सकता क्योंकि दोनों एक ही चीज है यहाँ पर। तो दो आंसर कैसे दे सकते हैं, BB और CB दे दें तो खैर MH सेट है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन प्रोबेबिलिटी ये है पहले इसको प्रेफरेंस दिया जाएगा देन इसको दिया जाएगा अकॉर्डिंगली, बाकी जो है फाइनल आंसर पे आने पे मालूम पड़ेगा। तो अगर आपने D मार्क किया है तो आप होप कर सकते हैं, मतलब अच्छा चांस है आपके। A मार्क किया है तो आप होप कर सकते हैं कुछ अगर ट्विस्ट एंड टर्न हो जाए वहां पर तो आपके लिए वो बेनिफिशियल रहेगा। अगला देखिए सवाल नंबर 72 की बात कर रहे हैं, अगेन इजी सवाल है आपका, ये रिपीट हुआ है, अल्बर्ट बंडूरा सजेस्ट द सोशल लर्निंग इज डैश नॉट ओनली अ पर्सन्स बिहेवियर लर्न बट द सोशल लर्निंग एनवायरनमेंट इज अल्टर्ड बाय द पर्सन बिहेवियर। यहाँ पे क्या आएगा आपका, रेसिप्रोकली डिटरमिन्ड आएगा। अगेन आंसर क्या निकल के आ रहा है आपका, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी 8-10 देख लिया आपने लगभग यहाँ पर। बी अगर जिसने मार्क किया है, अब यहाँ देखिए कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनको कुछ नहीं आता लेकिन उन्होंने बी मार्क कर दिया है, उनके भी आंसर सही होने की संभावना बढ़ जाती है। ठीक है, लेकिन बहुत ही रेयर केस में, तो बी आपका यहाँ पर आंसर देना चाहिए उन्होंने, कि लर्निंग जो है क्या है, रेसिप्रोकली डिटरमाइंड है, नॉट ओनली अ पर्सन बिहेवियर लर्न, जो सीख लिया है केवल वही नहीं, बल्कि सोशल लर्निंग एनवायरनमेंट इज अल्टर्ड बाय द पर्सन बिहेवियर, जिस एनवायरनमेंट में सीख रहा है उसको अल्टर भी कर सकता है अपने बिहेवियर से, ऐसा बोल रहे हैं। अगला देखिए सवाल है 71 नंबर सवाल, वो बोल रहा है एडेप्टेशन selection and shaping are related to which type of intelligence according to the triadic theory of intelligence, experiential, componential, contextual। यहाँ पे आएगा आपका प्रैक्टिकल वाला, प्रैक्टिकल वाला कौन सा है आपका, कंटेक्चुअल, किस कंटेक्स्ट में आप है वहां पे, उसी कंटेक्स्ट में आप अडेप्ट करते हैं, सेलेक्ट करते हैं, शेप करते हैं अपने आप को, और क्या बनते हैं आप वहां पर स्मार्ट बनते हैं। ठीक है, तो सी आपका आंसर होना चाहिए यहाँ पर। और उसके बाद देखिए ये सवाल आपका सवाल नंबर 70। सवाल नंबर 70 क्या बोल रहा है, यू आर एट अ पार्टी एंड मीट समवन यू आर रियली इंटरेस्टेड इन, you get that person's phone number but have no way to write it down, as we use the process of dash to get into memory। किसका इस्तेमाल करेंगे, रिट्रीवल का नहीं, स्टोरेज का नहीं, एनकोडिंग का हाँ कर सकते हैं एनकोडिंग का, लेकिन किसका इस्तेमाल करेंगे, यूज द प्रोसेस ऑफ रिहर्सल टू गेट इनटू मेमोरी। आप क्या करेंगे, बार बार 98989898 इस प्रकार से आप उसको बार बार रिहर्स करेंगे, तो इसका आंसर डी होना चाहिए। ठीक है, बट यहाँ पर वो सी भी दे सकते हैं, मतलब थोड़ा देखिएगा आप, यहाँ पर सी एनकोडिंग भी दे सकते हैं, क्योंकि पहली जो स्टेप है वो क्या है, एनकोड तो करना ही पड़ेगा ना आपको, रिहर्स तो करेंगे लेकिन पहले तो आपको एनकोड करना पड़ेगा, डालना पड़ेगा। तो मे भी देखते हैं यहाँ पर क्या आंसर देते हैं इसको वो। ठीक है, रिहर्सल मोस्ट सुटेबल लग रहा है, सो यू यूज द प्रोसेस ऑफ डैश टू गेट इनटू मेमोरी, रिहर्सल मोस्ट सुटेबल लग रहा है, रिहर्सल करेंगे, लेकिन रिहर्सल बिना एनकोडिंग के कैसे करेंगे, क्या चीज करनी, कुछ ना कुछ तो आपको एनकोड करना पड़ेगा। तो देखते हैं यहाँ पर वो क्या आंसर देते हैं। तो ये था आपका सवाल नंबर 70। अब इसके बाद देखते हैं हम यहाँ पर, ओके 69 यहाँ पर। तो यहाँ पर इस वीडियो में हमने देखे यहाँ पर आपके 30 क्वेश्चंस आपके आंसर की के साथ, जो आपकी है प्रोविजनल आंसर की। ठीक है, आपके आंसर की में कुछ चेंजेस वगैरह होंगे, तो इसके आधार पर आपको थोड़ा बहुत आइडिया लगेगा कि आपके जो है किस प्रकार के आंसर्स वगैरह आ रहे हैं। ठीक है, लास्ट टाइम भी फाइनल आंसर की के पहले ही वीडियो बना दी थी, तो उस प्रकार के ही आंसर्स हार्डली एक आध तो कोई चेंज हुआ होगा तो हुआ होगा, रेस्ट ऑल आंसर्स वेर द सेम। तो आप देख सकते हैं इसको भी, पहले वाले को भी, और अगर आप कोई वीडियो पसंद आया हो तो आई होप यू लाइक द वीडियो और शेयर वगैरह कर दीजिएगा MH सेट वाले फ्रेंड्स के साथ जिनका साइकोलॉजी था, तो वो भी देख ले अपने आंसर्स वगैरह कि ये आंसर्स होने चाहिए। कुछ मार्क वगैरह किया है, कुछ डाउट वगैरह तो नीचे कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, वहां पर अपने जो है क्वेरीज एंड डाउट्स वगैरह डाल सकते हैं।
कट ऑफ की बात हम करने वाले हैं अभी, क्योंकि अभी आपने देखा कि इस साल का जो पेपर था वो थोड़ा सा था आपका टफ और नॉट। ये आप बताइए आपको कैसा लगा, टफ लगा आपको या नहीं लगा। लेकिन सवाल एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर थोड़े से सवाल जो हैं ट्रिकी हैं, ठीक है। थोड़ा सा इसको अभी आपने देखे नहीं सवाल, अभी 30 सवाल ही देखे हैं यहाँ पर। आगे आगे हम और देखने वाले हैं सवाल, तो थोड़ा सा आपको मिलेगा सवाल के इस बार का जो कट ऑफ है। लास्ट टाइम अगर हम बात करें 60% गया था जनरल के लिए, तो ये उससे ड्रॉप होने वाला है, ठीक है। 60% से आपका जो है यानी कि 180 मार्क्स आपका था लास्ट टाइम कट ऑफ एमएच सेट 2023 के लिए। तो इस बार संभावना है कि ये इससे कम गिर जाएगा, 180 से कम आ सकता है, 160 70 में भी, ठीक है। बट ये डिपेंड करता है आपका पेपर वन कैसा है। पेपर वन अभी देखा नहीं है, पेपर वन में आपके किस प्रकार के सवाल आए थे। क्या हो सकता है यहाँ पे थोड़ा टफ दिया है तो वहां के सारे सवाल ईजी हो गए हों, तो वहां से आपके नंबर खींच जाएंगे, तो अगेन 180 पे पहुंच जाएगा, 60% जा सकता है। लेकिन इस पेपर को देखते हुए अभी 30 क्वेश्चन है, इनके अकॉर्डिंग ही यहाँ पर थोड़ा सा जो है आपको ऐसा लग रहा है कि इस बार जो है आपका कट ऑफ डाउन होता हुआ दिखाई दे सकता है, ड्रॉप हो सकता है। बट जस्ट ये अजम्पशंस है, कई सारे फैक्टर्स हैं यहाँ पर, कैसे आप लोग पढ़ रहे हैं, कितने बच्चों ने एग्जाम दिया, वो सब चीजें। लेकिन यहाँ पे ड्रॉप होने की संभावना अधिक, इंक्रीज तो बहुत रेयर केस में होगा, पॉसिबल ही नहीं है इंक्रीज होना तो, ठीक है। लेकिन ड्रॉप होने की संभावना इसकी यहाँ पर बढ़ जाती है, और रहेगा तो स्टैग्नेंट रह जाएगा फिर वहां पर 180 175 160 सॉरी 170 165 इस प्रकार से थोड़ा बहुत डिविएट हो सकता है। तो अगर आप यहाँ पे इस बेंचमार्क में हैं 150 टू 170 आप स्कोर कर रहे हैं, तो आप होप कर सकते हैं जनरल कैटेगरी 180 तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी, है ना। लेकिन यहाँ डिपेंड करता है पेपर वन कैसा आया, पेपर वन में आपने किस प्रकार से स्कोर किया, वो सब चीजें भी यहाँ पर डिपेंड करती हैं। लेकिन ड्रॉप होने की प्रोबेबिलिटी यहाँ पर इंक्रीज हो गई है, बढ़ गई है, ये बात तो लग रही है, ठीक है। बाकी देखेंगे हम आपकी फाइनल आंसर की आने के बाद, यानी कि आपके रिजल्ट आने के बाद, इन शॉर्ट, कि आपका ये इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज होने वाला है। आपको क्या लगता है आप ये नीचे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। आप बता सकते हैं पेपर वन कैसा गया आपका, आपको क्या लग रहा है ये पेपर देखने के बाद, आपके कितने सही हुए गलत हुए, रेस्ट ऑन ऑल योर ओन डिस्क्रिप्शन। ऑलराइट, ओके। तो इस वीडियो में हमने देखे आपके 30 क्वेश्चंस, 30 में कुछ टफ भी थे, कुछ एकदम अमेजिंग थे, कुछ एकदम ही ईजी थे, तो आपने उसको प्रॉपर्ली सॉल्व किया हो आई होप। तो इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ नाइस डे अहेड, टेक केयर, एंजॉय योर डे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब हम डिस्कस करेंगे इसके आगे के सवाल फ्रॉम सवाल नंबर 6 9। इससे हम स्टार्ट करेंगे आगे के सवाल और फिर हम चलेंगे आगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग, धन्यवाद। और ये जो है आपका, ये है आपका डिस्ट्रिक्ट औरंगाबाद।